सोचिए, मध्य भारत की एक शांत सी पहाड़ी और उस पर सदियों से खड़ा है पत्थर का एक बहुत बड़ा खामोश गुंबद। ये है सांची का महान स्तूप। पर यह सिर्फ एक इमारत नहीं है। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं। ये तो विचारों, विश्वास और एक पूरे जमाने की कहानी से बना है। और यही यही वो सवाल है जो आज हमें सांची तक खींच लाया है। क्या ये मुमकिन है? क्या हम इन पत्थरों की खामोशी को चीरकर उस दुनिया की धड़कनें सुन सकते हैं जिसने इसे बनाया था? चलिए पता लगाते हैं, निकलते हैं इस सफर पर। और देखिए, सांची की ये अहमियत कोई आज की बात नहीं है। आज से करीब करीब 150 साल पहले भोपाल की शासक शाहजहां बेगम, वो भी जानती थीं कि उनके पास क्या अनमोल खजाना है। उनकी ये बात हमें बताती है कि सांची का जादू वो नया नहीं है। इसने हमेशा से खोजकर्ताओं को, कला के दीवानों को अपनी तरफ खींचा है। तो फिर इस शानदार इमारत को अगर समझना है तो हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। हमें उस दौर में चलना होगा जब सांची सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक क्रांति का, एक रेवोल्यूशन का प्रतीक थी। और ये कोई तलवारों की क्रांति नहीं थी। ये क्रांति इंसानी दिमाग के अंदर चल रही थी। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये वैचारिक हलचल, ये बेचैनी सिर्फ भारत में नहीं थी। ये कमाल का दौर था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का। पूरी दुनिया में एक ही समय पर कुछ असाधारण हो रहा था। सोचिए, ईरान में ज़रथुस्टर, चीन में कन्फ्यूशियस, यूनान में सुकरात, प्लेटो, हर जगह महान विचारक उठ खड़े हुए थे और जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल पूछ रहे थे। और बिल्कुल यही चीज भारत की गंगा घाटी में भी हो रही थी। एक तरफ थी सदियों पुरानी वैदिक परंपराएं, बड़े बड़े यज्ञ, देवताओं को खुश करने की कोशिशें, और दूसरी तरफ एक नई सोच उभर रही थी, उपनिषदों के चिंतक जो पूछ रहे थे कि आखिर इस जीवन का मतलब क्या है, मौत के बाद क्या होता है। ये सवाल फिजा में गूंज रहे थे। और जानते हैं, इन्हीं सवालों के तूफान के बीच से एक आवाज उठी, एक ऐसी आवाज जिसने लोगों को एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। और ये रास्ता किसी देवता या पुजारी के पास से होकर नहीं जाता था। नहीं, ये रास्ता हर इंसान के खुद के अंदर से होकर गुजरता था। ये कहानी है एक राजकुमार की, राजकुमार सिद्धार्थ। सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जिसने अपनी जिंदगी के पहले 29 साल महल की आलीशान दीवारों में गुजार दिए, दुनिया के दुखों से बिल्कुल अनजान। लेकिन फिर एक दिन जब उन्होंने पहली बार एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार इंसान को और एक लाश को देखा, तो उनकी पूरी दुनिया हिल गई। उन्होंने सच की तलाश में राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और सालों की कठोर तपस्या के बाद एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, यानी जिसे ज्ञान मिल गया हो। तो आखिर बुद्ध की शिक्षा थी क्या? असल में बहुत सीधी और सरल। उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया है ये बदल रही है हर पल। यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। दुख जिंदगी का हिस्सा है, ये सच है, लेकिन इससे बाहर निकलने का एक रास्ता भी है। और सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि अपनी मुक्ति के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। उनके आखिरी शब्द थे, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अच्छा, तो ये तो हो गए गहरे फिलोसॉफिकल विचार, आइडियाज। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर इन विचारों ने सांची स्तूप जैसी इतनी बड़ी, इतनी ठोस इमारत की शक्ल कैसे ले ली? ये आइडियाज से आर्किटेक्चर तक का सफर कैसे तय हुआ? इसका जवाब छिपा है स्तूप शब्द में ही। देखिए, संस्कृत में इसका सीधा सा मतलब है ढेर। शुरू में ये बस मिट्टी के टीले होते थे जिनके अंदर बुद्ध या किसी महान बौद्ध भिक्षु के अवशेष रखे जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सिर्फ एक यादगार या स्मारक नहीं रह गए, ये खुद बुद्ध और उनके सिखाए हुए धम्म का प्रतीक बन गए। लेकिन जरा इसकी विशालता और इसकी बारीक नक्काशी को तो देखिए। सवाल उठता है कि इतना बड़ा, इतना शानदार स्मारक बनाने के लिए पैसा कहाँ से आया होगा? क्या ये किसी एक बहुत अमीर राजा का काम था? और इसका जवाब सांची को और भी ज्यादा खास बना देता है। जब हिस्टोरियंस ने वहां के शिलालेखों को पढ़ा तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। इसे किसी एक इंसान ने नहीं, बल्कि सबने मिलकर बनाया था। राजाओं ने भी दान दिया, व्यापारियों की गिल्ड्स ने भी दान दिया, और सैकड़ों आम लोगों ने, पुरुषों ने, महिलाओं ने, भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने, सबने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से इसमें योगदान दिया। ये वाकई में एक पूरे समाज का सपना था जो पत्थर में साकार हुआ। लेकिन एक मिनट, सांची का आज हमारे सामने इस तरह खड़ा होना,
अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इसकी कहानी तब और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इसकी तुलना एक और महान स्तूप से करते हैं, एक ऐसा स्तूप जिसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। ये कहानी है दो स्तूपों की, सांची और अमरावती। कहते हैं कि अमरावती का स्तूप शायद सांची से भी ज्यादा भव्य और शानदार था, लेकिन जब वो खोजा गया तो एक स्थानीय राजा ने उसके कीमती पत्थर अपने महल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिए। जो बची खुची मूर्तियां थीं उन्हें मद्रास और लंदन की म्यूजियम में भेज दिया गया, और आज वहां सिर्फ एक मामूली सा टीला बचा है। और दूसरी तरफ है सांची, जो लगभग पूरी तरह से बच गया। हालांकि उस दौर में भी H.H. कोल जैसे कुछ समझदार लोग थे जिन्होंने इस लूट का खुलकर विरोध किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये गलत है, देश की कला को, उसकी धरोहर को देश में ही उसकी अपनी असली जगह पर ही रहना चाहिए। और ये उस जमाने में संरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ी, एक नई सोच थी। और सांची के मामले में यहीं पर भोपाल की बेगमों की सूझबूझ काम आई। शाहजहां बेगम और उनके बेटी सुल्तान जहां बेगम ने न सिर्फ सांची को बचाने के लिए पैसा दिया, बल्कि उन्होंने वहीं पर एक म्यूजियम भी बनवाया। और सबसे मजेदार बात, जब फ्रांसीसी और अंग्रेज सांची के वो खूबसूरत गेटवेज अपने साथ ले जाना चाहते थे, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से उन्हें असली की जगह प्लास्टर से बनी हूबहू कॉपियां देकर रवाना कर दिया। तो ठीक है, सांची बच तो गया, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होती है। इन पत्थरों पर जो कहानियां गढ़ी गई हैं, उनका मतलब कैसे निकाला जाए? आखिर ये खामोश पत्थर हमसे कहना क्या चाहते हैं? शुरुआती कलाकारों ने एक बहुत ही दिलचस्प रास्ता निकाला। उन्होंने बुद्ध को सीधे सीधे इंसान के रूप में नहीं दिखाया, शायद श्रद्धा की वजह से। उन्होंने सिंबल्स का, प्रतीकों का इस्तेमाल किया, जैसे कि एक खाली सिंहासन का मतलब है बुद्ध का ध्यान और ज्ञान, घूमते हुए पहिए का मतलब है उनका पहला उपदेश, और खुद स्तूप वो उनके महापरिनिब्बान यानी परम मुक्ति का प्रतीक है। और कमाल की बात देखिए, सांची की कला सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं है। यहाँ शालभंजिका जैसी मूर्तियां भी मिलती हैं, जो एक प्राचीन लोक मान्यता का प्रतीक हैं। इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म कितना खुला हुआ था, कैसे वो स्थानीय परंपराओं के साथ घुला मिला और भी ज्यादा रिच और भी ज्यादा समृद्ध हो गया। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक अविश्वसनीय रूप से वाइब्रेंट दौर था। बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि उस समय कम से कम 64 अलग अलग फिलोसॉफिकल स्कूल्स यानी विचारधाराएं थीं, और ये सब एक दूसरे से लगातार बहस करती थीं, वाद विवाद करती थीं। एक तरह से विचारों का एक बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ था। और ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर ले आता है। आज हम किताबें पढ़ सकते हैं, इस कला को अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन क्या हम कभी भी इसे उस नज़र से देख पाएंगे जिस नज़र से 2000 साल पहले किसी आम इंसान ने इसे देखा होगा? सच तो शायद यही है कि पूरी तरह से कभी नहीं। इतिहास हमेशा कुछ रहस्य अपने अंदर छिपा कर रखता है। महाबलीपुरम की इस शानदार चट्टान को ही देख लीजिए। आज तक एक्सपर्ट्स में इस बात पर बहस चल रही है कि आखिर ये पत्थर कौन सी कहानी सुना रहे हैं। और शायद यही तो इतिहास की खूबसूरती है। ये पत्थर इसीलिए खामोश हैं ताकि हम इनसे सवाल पूछते रहें, हमेशा।